मुबशरा और आज मैं आप लोगों को एक न्यू टॉपिक जो है वो पढ़ाने आई हूँ। प्रीवियस जो क्लास हमारी हुई थी, यानी जो प्रीवियस मैंने लेक्चर डिलीवर किया था, दैट इज़ अबाउट सेल डिवीजन और सेल साइकिल। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे किए और कुछ बच्चों से मैं थोड़ा सा जो है वो डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि रिव्यू के अंदर मैंने कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस दिए थे एंड यू हैव टू आंसर इट, लेकिन बहुत ही कम बच्चों ने उनके आंसर्स दिए। सेकंड थिंग, बहुत सारे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, ना आंसर्स दिए और ना ही कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो अच्छे से इस लेक्चर को सुनिए। जो आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बायो की बेसिक्स है या रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन की बेसिक्स हैं, तो आज हम माइटोसिस के फेसेस को पढ़ने जाएंगे। व्हाट इज माइटोसिस? माइटोसिस एक सेल डिवीजन का ही फेज है। सेल डिवीजन दो तरह से हो सकती है, यानी हमारा जो सेल है वो दो तरह से डिवाइड हो सकता है, या तो माइटोसिस के जरिए या फिर मियोसिस के जरिए। बट व्हाई माइटोसिस एंड व्हेन माइटोसिस, यानी कब माइटोसिस होती है और क्यों होती है और कहाँ होती है। सो माइटोसिस एक ऐसा फेज ऑफ सेल डिवीजन है जो कि आपको सोमेटिक सेल्स के अंदर दिखता है। फर्स्ट थिंग, माइटोसिस एक ऐसा फेज है जो कि आपको सोमेटिक सेल्स के अंदर नजर आता है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट के इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो कांस्टेंट रहते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट, यानी कि अगर पेरेंट सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल्स के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दे रिमेन कांस्टेंट। जितने पेरेंट सेल में होंगे उतने ही डॉटर सेल के अंदर आएंगे। एंड सेकंड थिंग, सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं बेटा? दीज आर बेसिकली नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स। दे आर बेसिकली नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर रोल प्ले नहीं कर रहे। सो इनको कहा जाता है कि दे आर नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स, लाइक योर स्किन, योर nails, your hairs. ठीक है, these are your non-reproductive cells. When we talk about mitosis, तो मैंने आपको बताया कि इसके दो फेजेस होते हैं। एक होता है आपके पास कैरियोकाइनेसिस and the other one is cytokinesis. ठीक है, इसके दो फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियो का वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया है, ये निकला है न्यूक्लियस से, और काइनेसिस के मतलब होते हैं डिवीजन। तो यहाँ पर यानी अगर कोई भी सेल डिवाइड हो रहा है, जब भी सेल डिवाइड होगा तो सेल का पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, यानी सेल 1 से 2 के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, साइटोकाइनेसिस के अंदर सेल की यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट कैरियोकाइनेसिस, तो कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस हैं। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस के 4 फेजेस हैं, जिसमें पहला है प्रोफेज, सेकंड इज मेटाफेज, थर्ड इज एनाफेज and fourth is telophase. ठीक है, so these are basically 4 phases of karyokinesis. Karyokinesis इन चारों phases से गुजरेगा, then it will move to cytokinesis, जिसमें सेल डिवाइड होगा। अच्छा, अब हम जब बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की, जिसमें पहला फेज प्रोफेज है। नाउ व्हाट विल हैपन, एक बात मैं आपको बता दूं बेटा कि सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले ही हमारा डीएनए यानी हमारे क्रोमोसोम के नंबर डबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम है, देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी डबल, 92 हो जाएंगे। ठीक है, तो डबल हो जाते हैं और उसके बाद सेल डिवाइड होता है ताकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहें, कांस्टेंट हैं। तो आप सपोज कर लीजिए इस सेल में अभी डिवीजन होने वाली है, इसके अंदर आपका जो डीएनए है वो डबल हो चुका है और आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 92 हैं।
यहाँ पर प्रोफेज की जब हम बात करते हैं तो प्रो मतलब होते हैं इनिशियल, स्टार्टिंग। जो स्टार्टिंग फेज है इसके अंदर सबसे ज्यादा चेंजेस आती हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। टेलोफेज विच इज द लास्ट स्टेज इज टोटली अपोजिट ऑफ प्रोफेज। इसमें सबसे पहले क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क, यानी कि आपका जो क्रोमेटिन नेटवर्क है, हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था कि जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा तब तक आपको क्रोमोसोम्स नजर नहीं आएंगे और क्रोमेटिन भी आपको नजर नहीं आता, क्योंकि वो इतना बारीक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है कि वो विजिबल नहीं होता। कंडेंसेशन होने लगती है, क्रोमेटिन नेटवर्क आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, कंडेंस होने लगता है और उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता विजिबिलिटी आने लगती है। विजिबिलिटी कैसे आएगी कि न्यूक्लियस के अंदर ये सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे। इन सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बेटा हम कहते हैं क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो मैं कहती हूँ पहले कि क्रोमेटिड्स अपीयर होंगे और जब क्रोमेटिड्स अपीयर हो जाएंगे, these chromatids will form chromosomes, these chromatids will form chromosomes। तो फिर हम कहेंगे कि chromosomes become visible। तो प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं। क्रोमोसोम्स बनते कैसे हैं? सबसे पहली चीज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क। जैसे क्रोमेटिन कंडेंस होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं और क्रोमेटिड्स आपके पास ज्वाइन हो जाते हैं, दे विल ज्वाइन और ये बना लेंगे क्रोमोसोम्स। ये ज्वाइन किस पॉइंट से होते हैं? इनका एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स। ओके, अब बात करते हैं जब क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाते हैं, देन फोर्थ स्टेप इज कि जो न्यूक्लियोलस है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले हम देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट होती है, यानी इसकी ब्रेक डाउन होने लगती है आहिस्ता आहिस्ता और प्रोफेज की एंड तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बीच में डिसअपियर होना स्टार्ट होगी और आहिस्ता आहिस्ता फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। इसके अलावा प्रोफेज के अंदर क्या होगा कि जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस इट विल डिसअपियर, ये भी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। Then the last step is जो सेंट्रोसोम है, जो कि हम पढ़कर आए थे कि ये एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, सेंट्रोसोम हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। ये आपके पास सेंट्रोसोम है, ये डिवाइड होना स्टार्ट होगा। जैसे ही डिवाइड होगा तो आपको क्या मिलेंगे? सेंट्रियोल्स, 2 सेंट्रियोल ईच पोल पर, 2 सेंट्रियोल हर पोल पर। सेंट्रियोल्स क्या आते हैं? सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि सेंट्रोसोम के अंदर मौजूद होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ एरेज ऑफ 9 रॉज ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। प्रीवियस लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा कि जो सेंट्रियोल्स बने हैं इनका काम क्या है कि स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होंगे। स्पिंडल फाइबर्स क्या है? स्पिंडल फाइबर्स आर बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे क्रोमोसोम्स को अटैच करते हैं, हमारे क्रोमोसोम से जाके अटैच होते हैं। सो दी आर बेसिकली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि सेंट्रियोल से अराइज हो रहे होते हैं। ये जो सेंट्रियोल आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से ये अराइज होंगे और इनका काम क्या होगा कि बेसिकली दे अटैच क्रोमोसोम्स देमसेल्व्स, अपने साथ क्रोमोसोम को अटैच कराते हैं, क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर से अटैच करते हैं। वाई क्रोमोसोम्स को अटैच क्यों करते हैं ये हम नेक्स्ट फेज में पढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क, क्रोमेटिड अपीयर होंगे, क्रोमोसोम्स विजिबल होना शुरू हो जाएंगे। जब क्रोमेटिड्स बनेंगे दे ज्वाइन टुगेदर। कौन से पॉइंट से अटैच होंगे ये आंसर आप लोग बताएंगे। उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, सेंट्रोसोम डिवाइड हो जाएगा एंड दे विल प्रोड्यूस सेंट्रियोल्स। और जैसे ही सेंट्रियोल्स प्रोड्यूस होंगे दे विल फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स।